खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो बहुत अच्छी लाइन है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 4 की दोस्तों, और बने रहिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। और इस क्लास को हम वन ऑफ द बेस्ट क्लास में काउंट करेंगे, क्योंकि सारे वर्ड्स मैं आपको याद करा के जाऊंगा। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है सारे याद हो जाएंगे पिक्चर्स की हेल्प से, सेंटेंस की हेल्प से। तो छोड़िएगा मत क्लास को बिल्कुल भी। हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नई क्लास की, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4। हम क्लास 1, 2 और 3 कर चुके हैं, तो ये क्लास 4 है। चलिए शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पर हम 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, मोस्ट रिलेवेंट OWS फॉर SSC CGL प्रीवियसली आस्क्ड वोकैबुलरी को हम डील कर रहे हैं, जो SSC CGL में प्रीवियसली आस्क्ड कर ली गई है। चलो, पहला वर्ड है आपका होमोसाइड। दोस्तों फोटो देखो, सबसे पहले फोटो देखो दोस्तों। होमोसाइड का मतलब यहाँ पे देखो क्या, कोई किसी को मार रहा है। तो होमोसाइड का मतलब क्या है, किसी को मारना। अब यहाँ पे रूट वर्ड के थ्रू देखिए, होमो का मतलब होता है दोस्तों मैन, यानी कि व्यक्ति। देखो जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी इथोमोलॉजी होती है, यानी कि कोई भी वर्ड्स होता है उसको टुकड़ों में तोड़ करके देखे तो उसके कुछ कुछ मीनिंग होते हैं। इंग्लिश ऐसे ही बनती है। तो इथियोलॉजी अगर आप पढ़ोगे किसी वर्ड की, तो वहां पे समझते हो कि कौन सा वर्ड कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया होमोसाइड, एक वर्ड को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, होमो प्लस साइड। होमो का मतलब होता है मैन, और साइड अगर किसी वर्ड में आ जाए उसका मतलब होगा किसी को मारना, किल करना। तो होमोसाइड मतलब इंसान को मारना, समझ गए ना। तो होमोसाइड का मीनिंग क्या होगा, इंसान को मारना। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की गैर कानूनी हत्या ही होमोसाइड कहलाती है। ठीक है, अगर कोई किसी को मार देता है तो उसको होमोसाइड बोलते हैं। देखिए, द इलीगल किलिंग ऑफ पर्सन बाय अनदर मर्डरर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इलीगल तरीके से मार दे तो उसको होमोसाइड बोलते हैं दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, द वुमेन हु गेव पुलिस a description of killer is the only known eyewitness to the unsolved homicide। जो औरत है who gave police a description of killer, जिसने पुलिस को उस किलर के बारे में डिटेल्स बताई है, it is the only known eyewitness। eyewitness का मतलब होता है जो गवाह होता है, उसको eyewitness बोलते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि ये केवल एकमात्र eyewitness है, गवाह है, जो इस होमोसाइड, अनसोल्ड होमोसाइड को जानता है। यानी कि अनसोल्ड का मतलब जिसको सॉल्व नहीं किया गया, होमोसाइड मतलब हत्याकांड। समझ गए ना दोस्तों। तो होमोसाइड का मतलब आप समझ गए होंगे, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारना ही होमोसाइड कहलाता है। अब यहाँ पर आप इसको एक ट्रिक के थ्रू समझ सकते हैं कि होम के अंदर अगर कोई किसी व्यक्ति को मार दे तो उसको होमोसाइड बोलते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दे तो क्या होगा, होमोसाइड। रिपीट करिए मेरे साथ, होमोसाइड मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारना, होमोसाइड। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, आइकोनोक्लास्ट। बहुत खूबसूरत वर्ड है दोस्तों। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो जैसी परंपराएं चलती आ रही है उनसे अलग हट के कुछ करना चाहे तो उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एन आइकोनोक्लास्ट इज ए पर्सन हु चैलेंज और अपोज एस्टैब्लिश बिलीफ, ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन। एक आइकोनोक्लास्ट एक ऐसा बंदा होता है जो चैलेंज करता है किन चीज़ों को, जो बिलीफ, जो विश्वास इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं समाज के द्वारा। और जैसे रिवाज, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे रिवाज हैं जो बना दिए गए हैं समाज के द्वारा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो इन रिवाज को, इन रीति रिवाज को नकारे और बोले कि ये सब कुछ सही नहीं है, मैं कुछ अलग करूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेशली क्या होता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर और रिलीजन और पॉलिटिक्स। ये जो आइकोनोक्लास्ट जो होता है, ये तो आर्ट के क्षेत्र में होगा, कल्चर के, रिलीजन के और पॉलिटिक्स के, इन क्षेत्रों में ही आइकोनोक्लास्ट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हिंदी में देखिए, स्वीकृत मान्यताओं, परंपराओं, रिवाजों आदि में विश्वास ना करने वाला, यानी कि जो मान्यताएं समाज के द्वारा ले ली गई, जो परंपराएं अपना ली गई या जो रिवाज अपना लिए गए, उनमें विश्वास ना करने वाले को हम आइकोनोक्लास्ट पर्सन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पिक्चर के थ्रू देखिए कि सब लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन एक ये अलग चल रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ अलग करे, जो बने हुए रीति रिवाज है उनको अपनाने में कुछ
जो उनको ना अपनाए, मतलब ऐसा व्यक्ति जो रीति रिवाज को ना अपनाए और कुछ अपना अलग करे, उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सारे जो अम्ब्रेला है ये ब्लैक है लेकिन एक अलग है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ अलग हो समाज से, जो उनके रीति रिवाज को ना माने, वो खुद अपना कुछ बनाए। इसी तरह आप देखिए जो एलन मस्क है, आप पता है कि बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है जिसका नाम है स्पेस एक्स। तो ये देखिए एलन मस्क इज द सीईओ ऑफ स्पेस एक्स एंड टेस्ला इज ऑफन सीन as an iconoclast due to his unconventional approach to technology, transportation and space exploration। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पेस एक्स के और टेस्ला के मालिक है एलन मस्क, इनको आइकोनोक्लास्ट माना जाता है क्योंकि ये बहुत कुछ अलग करते हैं, इनका सोचने का तरीका अलग है। आप देखते होंगे कि इन्होंने अभी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया है जो ज़मीन के अंदर चलेगा, ठीक है। वो एक वैक्यूम के अंदर एक ट्रेन चलेगी जो हवा में चलेगी अंदर एक ट्यूब के अंदर। तो ये कुछ एक अलग ही, मतलब परंपरा से अलग हट के ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रहे हैं, इसलिए जो आइकोनोक्लास्ट इस बंदे को बोला जाता है। समझ गए ना आप? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी राइटिंग जो समझ में ना आए। आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर्स कोई दवाई वगैरह लिखते हैं तो वो समझ में नहीं आती, तो उसको हम एलिजिबल बोलते हैं कि यार ये राइटिंग जो है ना ये एलिजिबल है, इसको हम पढ़ नहीं सकते। तो ऐसी राइटिंग जो पढ़ने में दिक्कत हो उसको एलिजिबल राइटिंग बोलते हैं। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कि जिसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आए और असंभव हो पढ़ना, ऐसी राइटिंग को हम एलिजिबल बोलते हैं। तो हिंदी में देखिए यहाँ पर, जिसे पढ़ना कठिन या असंभव हो, अपाठ्य, जिसको पढ़ने में दिक्कत आए या बहुत असंभव हो, ऐसी राइटिंग को हम एलिजिबल बोलते हैं। हालांकि डॉक्टर जब लिखते हैं ना कोई दवाई वगैरह, तो वो शायद इसलिए लिखते होंगे बहुत गंदी सी राइटिंग ताकि कस्टमर को समझ में ना आए और वो पढ़ के डॉक्टर ना बन जाए इस दवाई को। आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स हैंड राइटिंग वॉज सो एलिजिबल दैट द फार्मासिस्ट हैड ट्रबल डिसाइफरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। जो डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग थी वो इतनी एलिजिबल थी, इतनी पढ़ने में कठिन थी कि जो फार्मासिस्ट थे, फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो डॉक्टर जो स्टोर्स पे बैठते हैं, मेडिसिन के स्टोर पे बैठते हैं, फार्मासिस्ट हैड ट्रबल डिसाइफरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। डिसाइफरिंग का मतलब होता है उसको डिकोड करना, यानी कि उसको समझने में दिक्कत हो रही थी जो प्रिस्क्रिप्शन था। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉरिजिबल। दोस्तों इनकॉरिजिबल का मतलब देखिए, पिक्चर्स के थ्रू देखिए। यहाँ पर ये बच्चा है और इसकी ये माताजी बहुत दुखी है। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति या ऐसा आचरण, ऐसी हैबिट या ऐसी कोई वस्तु जिसको सुधारा ना जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकॉरिजिबल। आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं ना बहुत शरारती होते हैं, उनको कितना भी समझा लो, कितना भी पीटो, लेकिन वो फिर भी शरारत करते हैं, तो वो इनकॉरिजिबल है। जिसको इनकॉरिजिबल मतलब इनकरेक्ट, यानी कि जिसको करेक्ट ना किया जा सके, ऐसा कोई बंदा, ऐसी कोई वस्तु, उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं। देखिए व्यक्ति या उसका आचरण जिसका सुधार ना हो सके, ठीक है। इंग्लिश में देखिए समवन और समथिंग दैट इज बियॉन्ड करेक्शन, जिसमें हम कोई करेक्शन ना कर सके, जिसमें कोई सुधार ना ला सके। रिफॉर्म, जिसमें कोई बदलाव ना ला सके। और इम्प्रूवमेंट, हैबिचुअल बिहेवियर दैट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज। देखो दोस्तों ये आदत भी हो सकती है जिसको सुधारा नहीं जा सकता, या कोई वस्तु भी हो सकती है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। तो ये दोनों सेंस में यूज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इनकॉरिजिबल हैबिट और इनकॉरिजिबल मैटर या थिंग। समझिए आगे नीचे देखिए एग्जाम्पल, द चाइल्ड मिसबिहेवियर वाज incorrigible no matter how many times his parents disciplined him, he continued to act out। क्या मतलब है? समझा देना कि बच्चे जो होते हैं ना इनकॉरिजिबल होते हैं, माता पिता कितना भी समझा ले लेकिन वो फिर भी अपनी शरारत करना नहीं भूलते। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? देखिए दोस्तों वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, आपको पैसेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सेंटेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एरर निकालो या ना निकालो वो एक ग्रामर का पार्ट है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो सेंटेंस तो समझ में आएगा ना। फिर इस वोकैबुलरी के फ़ायदे देखिए, सबसे पहले पैसेज PQRS सोल्व कर लोगे, ठीक है। आपके सामने कोई सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया उसको सोल्व कर लोगे। एरर आएगा तो सेंस से भी कई बार एरर निकाल लेते हैं। ग्रामर का पोर्शन आपका हैंडल हो जाएगा। तो इंग्लिश में ज़्यादातर जो रोल है वो ग्रामर का
मेरे हिसाब से कम होता है और अंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा होता है। हालांकि ग्रामर में अंडरस्टैंडिंग होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है लैंग्वेज की, देखो रूल्स रटना एक अलग होता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना एक बहुत अलग बात होती है। तो ग्रामर के अंदर वोकैबुलरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये आपको जब पता लगेगा जब आप वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे, तो आपको पता लगा कि नेचुरली आप सिक्स सेंस के थ्रू ही क्वेश्चन को राइट करके आ जाते हो, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है तो आप कहीं ना कहीं अपने सेंसेस का यूज करके करेक्ट आंसर दे ही देते हो। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वोकैबुलरी जो आपको डील करनी है। तो अगला वर्ड देखिए दोस्तों, इंसोमीनिया। इंसोमीनिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंसोमीनिया का मतलब होता है नींद ना आना। यानी कि कोई व्यक्ति है जिसको नींद नहीं आती तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंसोमेनियक। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, अ स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप। एक स्लीप डिसऑर्डर होता है, ये एक बीमारी होती है। डिसऑर्डर का मतलब बीमारी से होता है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, यानी कि जिसको सोने में दिक्कत हो या सोने में मुश्किल आए उसको हम इंसोमेनियक बोलते हैं। ठीक है, इंसोमेनिया। अब यहाँ पर देखिए, नींद ना आना हिंदी में समझ गए ना आप। यहाँ पर देखिए, ये मोहतरमा मोबाइल चला रही है। एक्चुअली आजकल मोबाइल भी एक वन ऑफ द रीज़न हो गया है इंसोमेनिया का, कि मोबाइल्स की जो वेव्स होती है वो आंखों पे, रेटिना पे पड़ती है, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग है आपकी लाइफ में कि मोबाइल आप रात को बहुत कम चलाएं, पढ़ने के पर्पज से चलाएं, और सोने से आधे घंटा पहले तो मोबाइल को दूर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्म करता है आपके ब्रेन को। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए, सारा स्ट्रगल विद इंसोमीनिया फॉर मंथ्स। सारा लड़की जो है, ये देखिए यहाँ पे ये लड़की है, ये स्ट्रगल कर रही है, जूझ रही है विद इंसोमीनिया फॉर मंथ्स, यानी महीनों से वो इस बीमारी से जूझ रही है। ऑफन लाइंग अवेक, अक्सर वो अवेक, लाइंग अवेक मतलब अक्सर वो क्या रहती है? जागी रहती है। इन बेड, अपने बेड पर, फॉर आवर्स बिफोर फाइनली फॉलिंग अस्लीप, यानी कि सोने से पहले अक्सर वो घंटों तक जागी रहती है, उसको नींद नहीं आती, तो इसको बोलते हैं इंसोमीनिया। समझ गए दोस्तों? इंसोमीनिया। इंसोमीनिया इसको कैसे याद रख सकते हैं? इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, ये रातों रात जागती है, इनसे मिलिए, इंसोमीनिया, इनसे मिलिए, इंसोमीनिया, इनसे मिलिए, ये इंसोमीनिया के पेशेंट है। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स को फोटो के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्ड्स को फोटो के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेपोटिज्म। बहुत फेमस वर्ड है, बॉलीवुड में यूज होता है, पॉलिटिक्स में यूज होता है। नेपोटिज्म, जिसको हम बोलते हैं अपने अधिकार या प्रभाव से परिवार के सदस्य को अनुचित लाभ, विशेष नौकरी देना या पहुंचाना, कोई भी लाभ पहुंचाना या नौकरी देना। अपने भाई भतीजावाद, जिसको हम बोलते हैं परिवारवाद, यानी कि अपने ही परिवार वाले को कोई फायदा पहुंचाना विदाउट उसको ये चेक करे कि वो उस लायक है या नहीं है, उसके बाद भी उसको वो पद दे देना या वो उसको लाभ दे देना। तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में देखिए, नेपोटिज्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ फेवरिंग और शोइंग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि किसी को प्रेफरेंस पे लेके आना। किसकी वजह से? वो आपके फेवर में है, आपके परिवार में है, इस वजह से उसको आप क्या करते हो? उसका फेवर लेते हो। तो इस चीज़ को हम नेपोटिज्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, डिस्पाइट लैकिंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, यानी कि जॉन की जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत कम है, उसके बाद भी ही वॉज हायर्ड फॉर ए हायर लेवल पोजिशन, कंपनी में उसको हायर कर लिया गया हायर पोजिशन में। क्यों? क्योंकि उसका कोई रिलेटिव है या उसका कोई संबंधी है जो जिसने उसकी हिंदी में जो हम बोलते हैं इंडिया में सेटिंग करा दी। ठीक है, तो अगर कोई अपने रिश्तेदार की कोई सेटिंग करा देता है चोरी से कि यार ये बंदा कम क्वालिफाइड है, उसके बाद भी उसको किसी कंपनी में हायर पोस्ट पे उसको लगवा दिया, किसकी वजह से? परिवारवाद की वजह से, भाई भतीजावाद की वजह से और नेपोटिज्म की वजह से। तो इसको बोलते हैं नेपोटिज्म। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि नेपोटिज्म कहाँ कहाँ सही है और कहाँ कहाँ गलत है। क्या नेपोटिज्म पूरी तरीके से गलत है या नेपोटिज्म सही है? दोस्तों, आपका जो सोचने का लेवल है वो मैं चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो ये सोचते हैं, हर चीज़ को एक एक्सट्रीम लेवल पे सोचते हैं कि नेपोटिज्म तो गलत है, दहेज तो गलत है। लेकिन आप देखिए कि दहेज एक नेगेटिव चीज़ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं जब लड़की को ससुराल वाले धक्का देके निकाल देते हैं तो वही सामान उसके काम आता है। तो ये पॉजिटिव सेंस में इसको हम सोच सकते हैं।
समझते हो ना बात को। तो किसी भी चीज के सारे नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, कहीं ना कहीं एक या दो उसके पॉजिटिव भी होते हैं। तो आपको सोचने का अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप देखो, नेपोटिज्म के अपने बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि इसके नुकसान और फायदे क्या है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सलीट। बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्ड है ऑब्सलीट। आपके घर में कोई पुराना सीडी पड़ी हुई है, कोई पुराना डैग बोलते हैं जिसको हम, वो पड़ा हुआ है, या एलसीडी वगैरह। एलसीडी तो चलो अभी ट्रेंड में है, पर सीडी, डीवीडी और डैग, ये तीन चीज़ें थी जो पहले पुराने जो इंस्ट्रूमेंट होते थे, इनको हम ऑब्सलीट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंडिया में या दुनिया में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी बंद हो जाती है। तो एब्सोल्यूट जो उन्हीं वस्तुओं को बोलते हैं जो पुरानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड। जो वस्तु अब यूज में नहीं है क्योंकि कुछ नई टेक्नोलॉजी और नई वस्तु उसकी जगह पर आ गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोलीट। यहाँ पर देखिए, ये मोबाइल अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते, अब स्मार्टफोन ज़्यादा यूज़ होते हैं। हालांकि स्मार्टफोन इंसान को डंप बना रहा है, ठीक है, तो समझिए वो अलग डिबेट है। तो यहाँ पे देखिए, ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी चीज़ जो अब ट्रेंड में नहीं है, जो पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैसेट। कैसेट अब देखने को नहीं मिलती, जो पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती थी, अब दिखाई को नहीं देती। तो इनको बोलते हैं ऑब्सोलीट आर्टिकल्स, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर देखिए, प्रयोग की दृष्टि से पुरानी पड़ चुकी क्योंकि उसका स्थान नई वस्तु ने ले लिया। यानी कि अब वो वस्तुएं यूज में नहीं है, उसका स्थान दूसरी वस्तु ने ले लिया, उसको बोलते क्या है? ऑब्सोलीट। विद द राइज ऑफ डिजिटल म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, अब क्या है ना, मोबाइल पे ही म्यूजिक आता है, कोई ऐप आते हैं जैसे कि स्पॉटिफाई है, बहुत सारी ऐप्स है जो म्यूजिक देती है। उनकी वजह से क्या हुआ है, फिजिकल सीडी, जो सीडी और डीवीडी आती है ना, गोल वाले पत्ते, जिनको हम ऐसे साफ करके डीवीडी में देते थे, कई बार पानी से धोते थे, फिर कोई कॉटन का रुमाल वगैरह होता तो उससे साफ करते थे। इवन जब वो चलते नहीं थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे हम बचपन में कि मिट्टी के तेल से उसको धो दिया, ठीक है, फिर नहीं भी चलती तो उस पर क्रीम लगाते थे, मतलब क्रीम लगा के उसको साफ करते थे। तो हमने बहुत कुछ किया है सीडी के साथ में, मतलब हम बता नहीं सकते। हम बचपन में मूवी के बहुत शौकीन थे और हम अक्सर जब सीडी को लेके बैठ जाते थे, और उसमें कई बार हम, हमारे गांव में एक पंडित जी है तो वहाँ पे सीडी डीवीडी किराए पे मिलती थी, तो हम वहाँ से लेके आते थे। बैटरी वगैरह भी सब, उस टाइम पे बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो हम किराए पे लेके आते थे। तो वहाँ पे क्या करते थे, सीडी और बैटरी, ठीक है, और डीवीडी, ये सारी चीज़ें हम लेके आते थे रेंट पे, अपने घर पे लगाते थे और फिर रात को मूवी देखते थे। कई बार हमारे मम्मी पापा नाराज़ होते थे, यार ये क्या कर रहे हो तुम, पूरी रात मूवी देखते हो। लेकिन वो समय अलग ही था भाई, मतलब उस समय का कंपैरिजन अब नहीं है। अब चीज़ें बहुत लॉस्ट हो गई है, अब टेक्नोलॉजी ने बहुत जगह ले लिया। अब वो फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है, सब कुछ इंटरटेनमेंट मोबाइल में ही है। तो अब वो एक्टिविटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्योंकि पहले एक्टिविटी हम करते थे तो उसमें इंटरटेनमेंट होता था, तो वो एक अलग चीज़ है। खैर छोड़िएगा, तो ये एक अलग ही मैं डायरेक्शन में चला गया। चलिए दोस्तों वापस आ जाइए। फिजिकल सीडी हैव बिकम ऑब्सोलीट सो मैनी म्यूजिक एंथुसियास्ट, यानी कि जो फिजिकल सीडी है ना, अब वो ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो चुकी है, ठीक है, अब कुछ नई चीज़ें उसकी जगह आ चुकी है। तो ऑब्सोलीट का मतलब समझ गए ना, कि जो वस्तुएं पुरानी पड़ चुकी है उनको ऑब्सोलीट बोलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पिता की हत्या करना। पिता की, अपने ही पिता की हत्या कर देने को पेट्रीसाइड बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि साइड शब्द का मतलब होता है किसी को मारना, किल करना, और पैट्री का मतलब होता है फादर। पैट्री का मतलब फादर, यानी कि पेट्रीसाइड मतलब फादर की किलिंग करना, फादर को मार देना। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? पेट्रीसाइड बोलते हैं। देखिए द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। पेट्रीसाइड द इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, ये इसके थोड़ा सा डेफिनेशन गलत हो गई है दोस्तों यहाँ पे। ये इसकी डेफिनेशन नहीं है। द किलिंग ऑफ फादर लिख सकते हैं, द किलिंग ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या करने को क्या बोलते हैं? पेट्रीसाइड बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, द शॉकिंग न्यूज ऑफ द पेट्रीसाइड स्प्रेड थ्रू आउट द स्मॉल टाउन लिविंग द कम्युनिटी इन डिसबिलीफ एंड मॉर्निंग, यानी कि द शॉकिंग न्यूज जो थी किसकी? पेट्रीसाइड की, पिता को मारने की, स्प्रेड थ्रू आउट द स्मॉल टाउन, यानी कि उस छोटे से शहर में वो स्प्रेड हो गई है, फैल गई है खबर। लिविंग द कम्युनिटी इन डिसबिलीफ, यानी कि जो कम्युनिटी है, जो समाज है,
उसमें क्या हो गया, डिसबिलीफ पैदा हो गया, यानी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया। एंड मॉर्निंग, और वो दुख से भर गई। मॉर्न का मतलब होता है दुख से भर जाना, और वो दुख से भर गई है इस खबर को सुनने के बाद। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अगला जो वर्ड है वो है फिलैटेलिस्ट। दोस्तों फिलैटेलिस्ट कौन व्यक्ति होता है, जो डाक के टिकट का संग्रह करे, यानी कि डाक के टिकट को इकट्ठा करे अपने पास, जो टिकट्स को इकट्ठा करने का शौक रखता हो, उसको हम बोलते हैं फिलैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिलैटेलिस्ट। देखिए, अ फिलैटेलिस्ट इज द पर्सन हु कलेक्ट एंड स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प एज ए हॉबी। एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी आदत रखता हो, ऐसी हॉबी रखता हो कि उसको टिकट इकट्ठा करना पसंद हो, उसको हम फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार ऐसा व्यक्ति क्यों ही करेगा, क्यों टिकट्स कलेक्ट करेगा। दोस्तों ज़्यादातर आर्टिस्ट लोग ऐसा करते हैं जो हिस्ट्री को टिकट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स ए आर्टिस्टिक वे टू रिप्रेजेंट हिस्ट्री। तो ये एक आर्टिस्टिक वे है हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने का, और कुछ लोग को ये हॉबी होती है क्योंकि उनको अप्रिसिएशन मिलता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो आर्ट से रिलेटेड होती है, तो इसको फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फिलैटेलिस्ट बोलते हैं। देखिएगा, जॉन हैज़ बीन ए डेडिकेटेड फिलैटेलिस्ट फॉर एवर 2 डिकेड्स, यानी कि वो 2 डिकेड से क्या है, फिलैटेलिस्ट है। अमासिंग एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ रेयर एंड हिस्टोरिक स्टाम्प। देखिए, अमासिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, मास का मतलब क्या था, बहुत बड़ी क्वांटिटी में कुछ चीज़ होना, तो अमासिंग का मतलब कुछ चीज़ इकट्ठा करना। एंड इम्प्रेसिव कलेक्शन, यानी कि उसके पास जो कलेक्शन है, जो संग्रह है, वो बहुत इम्प्रेसिव है। ऑफ रेयर एंड हिस्टोरिक स्टैम्प, यानी कि उसके पास जो स्टैम्प्स है ना वो रेयर है, यानी कि कहीं पे मिलते नहीं है, बस उसी के पास में, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलते और उसी के पास मिलते हैं, तो ये इसको स्पेशल बनाता है, उसकी वैल्यू को ऐड करता है, क्योंकि जो चीज़ बहुत कम होती है दुनिया में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हिस्टोरिक स्टैम्प जो है उसके पास है, एंड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के कोने कोने से उसके पास हिस्टोरिक स्टैम्प है, इसलिए वो फिलैटेलिस्ट बनाए, यानी कि स्टैम्प को संग्रह करने वाला बनाए। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड देखिए, स्टोइक, दुख के प्रति उदासीन। देखो स्टोइक पर्सन क्या होता है, समझिए बात। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत दुख हो लेकिन उसके बाद भी वो नॉर्मल है, अपने आप को किस तरह से कंपोज किए हुए हैं, अपने आप को रोके हुए है, और उसको फर्क नहीं पड़ता उस दुख से, उस मुसीबत से, ऐसे बंदे को स्टोइक बोलते हैं। देखिएगा, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन, जो दर्द को सहने में एबल हो, योग्य हो, मतलब उसको कितना भी दर्द दे लो वो फिर ठीक है, इट्स ओके, वो सह लेगा, हंस हंस के सह लेगा, ऐसे बंदे को स्टोइक बोलते हैं। ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, वो कोई कंप्लेनिंग नहीं करेगा, उसकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए वो कंप्लेनिंग नहीं करेगा। अक्सर पाया गया है कि जो स्टोइक चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लेनिंग नहीं करते, वो ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि यार मेरे मम्मी पापा गरीब है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम ये थे यार, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये नहीं दिया, वो मेरे लिए ये नहीं करते। तो ऐसा कहना बहुत गलत है, क्योंकि दोस्तों देखिएगा, जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति जो मतलब न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, वो एक साइंटिस्ट बनते हैं, बाद में एक प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। तो आप देखिएगा कि आपके लिमिट जो है ना वो आप अपने ब्रेन में तय करते हो। हालांकि आपको क्या है ना, अपनी लिमिट को ऊपर सेट करना चाहिए कि यार आप ना बहुत बड़ी चीज़ हो, बहुत बड़ी पावर हो आप, बस आपकी वो पावर दबी हुई है, मरी हुई है, क्योंकि आपके पास आसपास जो लोग हैं ना वो बहुत ही नेगेटिव है। हो सकते हैं नहीं भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी दबी हुई है, उसको जगाने की ज़रूरत है, उस एनर्जी को उठाने की ज़रूरत है। कोई ना कोई तो जलाएगा, शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। चलिए, तो ऐसा व्यक्ति जो दुख के प्रति उदासीन हो, यानी कि कोई बात नहीं, दुख है लेकिन सुख भी आएगा। सहनशील व्यक्ति जो सहन कर जाए उस दर्द को, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोइक पर्सन बोलेंगे। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस सेटबैक, सेटबैक का मतलब क्या होता है कि जिंदगी में बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत दुख पाने के बाद, एंड चैलेंजेस, यानी कि चैलेंज देखने के बाद, सारा अप्रोच्ड ईच ऑब्स्टिकल विद ए स्टोइक डिटर्मिनेशन। जो सारा है वो हर ऑब्स्टिकल के साथ, हर रुकावट के साथ ज़िंदगी की किस तरह से डिटर्मिनेशन के साथ अपने उनका सामना करती है, स्टोइक बिहेवियर से, यानी कि
वो अपनी सहन शक्ति दिखाती है कि कोई भी दुख आ जाए उसका मैं सामना कर लूँगी। मेंटेनिंग हर कंपोजर एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन, वो मेंटेन करती है अपना कंपोजर, यानी कि अपने आप को, अपने इमोशन को कंपोज करती है, अपने को हैंडल करती है। एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सोल्यूशन, और वो फोकस करती है सोल्यूशन को फाइंड करने में मुसीबतों के बाद भी। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? स्टोइक। पिक्चर में देखिए, ये व्यक्ति बहुत चिल्ला रहा है इस महिला के ऊपर, लेकिन ये फिर भी नॉर्मल है, फिर भी उदासीन है, सहनशील है। तो ऐसे व्यक्ति को स्टोइक बोलते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने अपनी एनालिटिक्स में देखा है यूट्यूब की कि 70% लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। यार ये क्या बात हुई? मतलब यार थोड़ा सा तो कुछ करो ना, क्योंकि इट गिव्स मी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, इट गिव्स मी पॉजिटिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं वीडियो नंबर 5 में। बाय बाय।